ओके ओके, सो द क्लास इज रिकॉर्डिंग नाउ। चलिए, आई वाज सेइंग कि बेटा रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या है कि आपने पहले कुछ पैसा कमाया था, देयर वाज सम अर्निंग बिफोर एंड यू हैव नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड दैट अमाउंट एज डिविडेंड, यू हैव रिटेन्ड दैट अर्निंग विद योरसेल्फ फॉर फ्यूचर बेनिफिट, फ्यूचर एडवांटेज, कुछ भी आपको होता है तो हम इसको फ्लोट नहीं करते। फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है? जीरो है। क्यों है जीरो? क्योंकि ये पैसा तो पहले से ही हमारे पास है ना, इसको फ्लोट करने की जरूरत नहीं है, किसी को प्रिंट करने की जरूरत ही नहीं है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिटेन अर्निंग, फ्लोटेशन कॉस्ट इज जीरो और इक्विटी शेयर में फ्लोटेशन कॉस्ट होती है जो कि 5 रुपए है। ठीक है, तो बस इसी एक पॉइंट का फर्क आ जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, के ई इज इक्वल टू के आर ई। ओके, जब फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दी होती, व्हेन फ्लोटेशन कॉस्ट इज नॉट गिवन, ठीक है, एंड के ई इज नॉट इक्वल टू के आर ई इफ क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है। ठीक है, क्लियर? दीप कुमार, क्लियर टू यू बेटा? यस सर। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स एनीबॉडी वांट्स टू आस्क? चलिए, नो प्रॉब्लम देन। आजकल बच्चे क्लास में कम आ रहे हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन? लाइक आई जस्ट हैव 19 पार्टिसिपेंट्स, यूजुअली तो क्लास में 25 22 स्टूडेंट्स होते हैं। चलिए, नेवर माइंड। ठीक है, तो बेटा और कुछ क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। अभी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है सच, इसका कोई रेलेवेंट नहीं है आपके लिए, ये नहीं पढ़ना आपको। ठीक है ना, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमको नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस में नहीं आता ये, बस चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, हमारा चैप्टर खत्म हो गया, तो मैं आपको एक क्विक रिवीजन, एक ब्रीफ ओवरव्यू पूरे चैप्टर का दे देता हूँ फटाफट से इन 10 मिनट्स। ओके गाइस, चलिए, ये क्वेश्चन आपके WT1 के अंदर आएगा। ये क्वेश्चन नहीं, मतलब ये चैप्टर आपके WT1 में आएगा, तो प्लीज प्रिपेयर ध्यान से। ओके, तो देखिए बेटा, तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, नो कैपिटल इज द फंड दैट वी हैव रेज्ड, जो पैसा हमने रेज किया है। ठीक है, या फिर अगर इसको दूसरे शब्दों में बोलें तो ऐसा भी बोल सकते हैं, मनी दैट इज प्रोवाइडेड बाय द बिजनेसमैन, मनी दैट इज प्रोवाइडेड बाय द बिजनेसमैन, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। अब इसकी एक कॉस्ट होती है, देयर इज अ कॉस्ट दैट इज अटैच्ड टू दिस कैपिटल। ठीक है, नाउ द कॉस्ट डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ फंड, डिपेंड्स ऑन द सोर्स, कि भाई हम कहां से पैसे लेके आए थे। ठीक है, अगर आप लोन लेके आए हैं तो जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो उसकी कॉस्ट है। ओके, इफ यू हैव बोरोड द मनी फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस होल्डर्स तो जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे कर रहे हैं उसके लिए वो कॉस्ट है। और इक्विटी शेयर का है तो द अमाउंट दैट यू आर पेइंग एज इक्विटी डिविडेंड, दैट इज द कॉस्ट दैट यू आर इनकरिंग। सो व्हाट वी आर गोना डू इज, हम इन सबको ऐड कर देते हैं, हम इन सबको ऐड कर देते हैं, दिस इज आवर टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको बोलते हैं KO, कॉस्ट ओवरऑल, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या बोलेंगे इसको? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर इसको बोल देते हैं WACC। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्या है सर, ये सब क्यों कर रहे हैं सर, क्या फायदा है? बेटा बहुत आसान सी बात है, इट्स वेरी लॉजिकल, वेरी बेसिक थिंग, कि भाई इफ यू आर इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज इन द बिजनेस, ठीक है, और इसके लिए आपको आउटफ्लो करना पड़ता है, मतलब इसके लिए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और यू हैव टू पे सम अदर पर्सन, लेट्स से 10%, दिस इज योर आउटफ्लो। सो यू वुड ट्राई कि जो इनफ्लो है आपका, दैट इनफ्लो शुड बी मोर देन 10%। ठीक है ना, तभी तो कुछ फायदा होगा ना आपको, कि 10% ही कमाओगे, 10% तो इन्हीं को दे दोगे। तो आप हमेशा चाहोगे कि भाई मैं 11% कमाऊं या मैं 12% कमाऊं। तो दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस आउटफ्लो, दिस बिकम्स द डिसाइडिंग फैक्टर। क्या बन जाता है ये बन जाता है डिसाइडिंग फैक्टर। किस चीज का डिसाइडिंग फैक्टर? टू इन्वेस्ट। ठीक है, कोई आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई आपको नया कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, इफ यू गेटिंग सम न्यू असाइनमेंट एंड यू विल ट्राई टू कैलकुलेट कि भाई इसमें हमको टोटल कितना रिटर्न मिलेगा, देन यू विल ट्राई टू कंपेयर बिटवीन द रिटर्न दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट और फ्रॉम द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एंड यू विल ट्राई टू कंपेयर इट विद द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कुछ और नाम भी होते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं इसको।
इसके कुछ नाम और भी हैं, या फिर इसको बोल देते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो मैंने बता दिया आपको, या फिर इसको बोल देते हैं मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कि भाई मिनिमम से मिनिमम इतना तो आपको चाहिएगा ही रहेगा, तभी आप बिजनेस में प्रॉपर्ली काम कर पाएंगे। ठीक है, अब मैंने बताया कि भाई फॉर अ कंपनी देयर आर फोर सोर्सेस, बेसिकली देयर आर फोर सोर्सेस जिनसे की कंपनी पैसा रेज करती है। देयर आर फोर सोर्सेस, ओके। दीज फोर सोर्सेस आर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज डेट, फिर इट वाज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड देन वाज रिटेन्ड अर्निंग। ये बेसिकली चार सोर्स होते हैं जिनसे कंपनी पैसा लेके आती है। अब डेट का मतलब होता है लोन, दैट मींस लोन। एग्जांपल, लोन कहां से लेके आएंगे? लोन लेके आएंगे या तो बैंक से लोन लेके आएंगे, या फिर डिबेंचर इशू कर देंगे। अब डिबेंचर इशू करना और लोन इज सेम थिंग, दोनों में वी जस्ट पे द इंटरेस्ट एंड देयर इज नो एनी अदर थिंग इज नॉट पेड, वी जस्ट पे द इंटरेस्ट। दैट इज व्हाई उनको साथ में क्लब करके बोल देते हैं कि ये डेट है हमारी कंपनी की। ठीक है, अब प्रेफरेंस शेयर क्या होता है पता ही है आपको, इक्विटी शेयर क्या होता है पता ही है। रिटेन अर्निंग मतलब जो इक्विटी शेयर की ही अर्निंग थी उसको हमने रिटेन कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया डिविडेंड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं केडी की बात कर लेता हूँ, पूरा चैप्टर रिवाइज करा रहा हूँ फटाफट से, डब्ल्यूटी में आएगा नेक्स्ट मंडे, तो प्लीज ध्यान से सुनिए जरा मेरी बात को, ओके। सो केडी का मतलब क्या है? अब केडी भाई दो टाइप से निकल सकता है। केडी केडी एक निकलेगा इररिडीमेबल डेट के लिए, ठीक है, और एक निकलेगा रिडीमेबल। ठीक है ना, तो इररिडीमेबल मतलब क्या है? जिसको वापस नहीं देना, मतलब ऐसा लोन है जो आपको कभी रिटर्न नहीं करना। कब रिटर्न करेंगे? जब कंपनी बंद हो जाएगी, इन केस द कंपनी इज क्लोजिंग डाउन, दैट इज द ओनली सिचुएशन इन विच यू एक्चुअली हैव टू रिटर्न दिस मनी, नहीं तो आपको पैसा किसी को वापस नहीं करना। ठीक है ना बच्चों, अब जब पैसा वापस नहीं करना है तो कुछ भी आउटफ्लो होगा ही नहीं, तो रिडम्पशन वगैरह की बात ही नहीं आएगी। तो फॉर्मूला एकदम आसान रहेगा, के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 - t अपॉन नेट प्रोसीड। ये बन गया हमारा फॉर्मूला, एकदम छोटा सा सिंपल फॉर्मूला, इंटरेस्ट 1 - t अपॉन नेट प्रोसीड। ओके, अब जब रिडीमेबल की बात करेंगे तो बेटा हो सकता है कि रिडम्पशन प्रीमियम पे हो, तो इफ यू आर रिडीमिंग एट प्रीमियम तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। तो इस केस में हमारा जो केडी है वो बन जाएगा, केडी इज गोइंग टू बी इंटरेस्ट 1 - t, ये तो सेम रहेगा ही रहेगा, प्लस कर देंगे रिडीमेबल वैल्यू माइनस इशू प्राइस अपॉन एन। ठीक है, डिवाइड कर देंगे रिडीमेबल वैल्यू प्लस इशू प्राइस अपॉन 2 से। ठीक है, ये बन गया मेरा फॉर्मूला इन केस ऑफ रिडीमेबल डेट। ठीक है, फॉर्मूला एकदम आसान है, आप उसको समझ सकते हैं कि भाई इफ द डिबेंचर आई हैव इशूड द डिबेंचर फॉर ₹90 एंड आई एम रिडीमिंग द डिबेंचर फॉर ₹110, तो इसका जो डिफरेंस है दैट इज ₹20, ये भी मेरी कॉस्ट है। ठीक है, इशू किया था ₹90 पे और रिडीम कर रहा हूं ₹110 पे, तो जो ₹20 एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं आउट ऑफ माई पॉकेट, ठीक है, दैट इज ऑल्सो माई कॉस्ट। एंड इस कॉस्ट को पे करने के लिए मेरे को जितने भी टाइम है इसका, 10 साल 5 साल जो भी है, इसको एनालाइज कर लिया मैंने। ठीक है ना, ऐसे मैंने ये फॉर्मूला निकाला था, मैंने समझाया था आपको डिटेल में। उम्मीद है सब बच्चों को बात समझ में हो गई पूरी पूरी। ठीक है ना, चलिए, तो बस ये थी हमारी केडी की बात बेटा। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है चीजें, थोड़ा देखेंगे हो जाएगा मैनेज। ठीक है, अब बात आती है हमारे दोबारा से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स? तो बेटा प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर जिनको दो चीजों में प्रेफरेंस मिलता है, जिनको दो चीज में प्रेफरेंस मिलता है। दो तो कौन कौन चीजें हैं? दो भाई, एक तो मिलेगा आपको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, मतलब जब कंपनी बंद हो रही है तो पहले पैसा देंगे प्रेफरेंस को, फिर देंगे इक्विटी को। ठीक है, सेकंड इनको मिल जाएगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो कंपनी पूरे ईयर में जो भी प्रॉफिट कमाएगी, फर्स्ट दे आर गोइंग टू पे टू द प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स एंड देन व्हाटएवर इज रिमेनिंग इज गोइंग टू बी पेड टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब बेटा इसमें भी वही दो बात हो जाएंगी भाई, प्रेफरेंस शेयर भी दो तरह के होते हैं, या तो रिडीमेबल या इरिडीमेबल। अब इरिडीमेबल केस में क्या है बेटा? एकदम आसान, फॉर्मूला बन जाएगा केपी इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड। इसमें इंटरेस्ट कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज डिविडेंड इज पेड आफ्टर इंटरेस्ट।
आफ्टर टैक्स, सॉरी आई थिंक आई मिस स्पोक, यहाँ पे टैक्स वगैरह नहीं है, कुछ भी। क्यों नहीं है? बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड कितना भी पे करो उससे टैक्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता, टैक्स का अमाउंट कम ज्यादा नहीं होता, कोई फर्क नहीं आता उसमें, ठीक है। अगर रिडीमेबल है तो फॉर्मूला वही जैसे ऊपर था, सेम वही फॉर्मूला, केपी इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस इशू प्राइस अपॉन एन एंड होल अपॉन रिडीमेबल वैल्यू प्लस इशू प्राइस अपॉन 2। सेम वही फॉर्मूला है बेटा, कोई फर्क नहीं है फॉर्मूले में, एग्जैक्टली द सेम, बस हमने न्यूमरेटर चेंज कर दिया थोड़ा सा। क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि पहले इंटरेस्ट के अमाउंट में टैक्स सेविंग होती थी, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर है दोनों बात आपको। अब हम बात करते हैं आगे केई की। तो केई का मतलब क्या होता है बेटा? केई मींस कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब इसका एक नाम और है, क्या बोलेंगे इसको? व्हाट डू इक्विटी शेयर एक्सपेक्ट, इक्विटी शेयर एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंपनी, ठीक है ना। व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस, ये लिखा है मैंने, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयरहोल्डर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ अगर समझ में नहीं आया? देखो बेटा, एक बहुत छोटी सी बात है, कंपनी मतलब मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, सॉरी मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज है, ऐसा तो है नहीं सिर्फ आपकी कंपनी है, मार्केट में बहुत सारी कंपनी है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी कंपनी है और हमारे पास बहुत सारे पब्लिक हैं, ठीक है ना। अब हर कंपनी के जैसे नाम दे देते हैं इनको, इनको नाम दे दिया हमने एबीसी, एबीसी, ठीक है। सो ऑल द कंपनीज, ऑल द थ्री कंपनीज आर गोइंग टू ट्राई, दे आर गोइंग टू ट्राई yes guys, just give me 1 second please. चलिए, आई थिंक वी हैव अ न्यू स्टूडेंट अक्षा दीक्षित, तो प्लीज ऐड हर इन द ग्रुप एज वेल। चलिए ठीक है भाई, आ गए सब लोग? ओके, सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, सो बेसिकली लेट्स से देयर आर थ्री कंपनीज एबीसी एंड दिस इज द पब्लिक। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज ऑल द कंपनीज आर गोइंग टू ट्राई एंड इन्फ्लुएंस दिस पब्लिक। वो चाहेंगे कि भाई ये लोग हमारी कंपनी में शेयर लगाएं। कंपनी ए इज गोइंग टू ट्राई कि द पब्लिक शुड इन्वेस्ट इन माय कंपनी। कंपनी बी इज गोइंग टू ट्राई and influence people so that they will influence in their company। इससे क्या फायदा होगा सर? बेटा इससे ये फायदा होगा कि अगर मेरी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जरा सोचिएगा, ठीक है, इफ यू आर द इन्वेस्टर एंड कंपनी ए इज परफॉर्मिंग वेरी गुड परफॉर्मेंस है कंपनी का, तो आप लोग क्या करेंगे? आप चाहेंगे मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं बिकॉज इसका फ्यूचर ब्राइट है। इफ द कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल सो द फ्यूचर इज ब्राइटर एज कंपेयर टू द कंपनी। तो आप चाहेंगे कि भाई मैं इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूं ना, ठीक है, हाँ सर हम चाहेंगे। तो इस कंपनी की शेयर की डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, एंड व्हेन द डिमांड इंक्रीजेस इसका जो शेयर प्राइस है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट इंक्रीजिंग। फेयर बात है एकदम। ऑन द अदर हैंड, अब जरा सोचिए, इफ यू आर इन्वेस्टेड इन कंपनी सी, इनकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार चल रही है, तो मैं इसको थोड़ा अलग तरह से दिखा देता हूं। देखिए, बैड परफॉर्मेंस, और जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये हैं, इन्होंने कंपनी सी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब इनको दिख रहा है कि भाई मेरा जो कंपनी है दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, कंपनी में फ्रॉड्स हो रहे हैं और कंपनी का जो प्रोडक्ट है दैट इज आल्सो आउटडेटेड, बहुत बेकार कंपनी है। तो इज ही गोइंग टू स्टे इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी? नो ही इज नॉट। ही इज गोइंग टू विथड्रॉ हिज मनी फ्रॉम दैट कंपनी, he is going to withdraw the money from that company and he is going to invest the money in company A, ठीक है।
तो इसके लिए क्या होता है बेटा, हमको अपने इक्विटी शेयरहोल्डर की एक्सपेक्टेशन को मैच करना है। कंपनी सी वाज नॉट एबल टू सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस इन्वेस्टर, दैट इज व्हाई ही स्विच टू कंपनी ए। और कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती, आप समझ रहे हैं ना, कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती। इसके लिए हम अपनी इक्विटी शेयर की एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई करने का ट्राई करेंगे ताकि उनको रिटेन कर सके। दो रीजन है बेटा, दो रीजन है, मैंने बताया था आपको पहले भी जब मैं पढ़ा रहा था। देयर आर टू रीजन। फर्स्ट रीजन इज टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टर, टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टर, कि भाई जो और लोग हैं उनको भी पता लगना चाहिए कि अरे ये कंपनी तो देखो बहुत अच्छी है, ठीक है। सो दे विल आल्सो बी अट्रैक्टेड टू आवर कंपनी एंड दे विल आल्सो इन्वेस्ट देयर मनी इन आवर कंपनी। ओके, सेकंड इज टू रिटेन करंट इन्वेस्टर्स, टू रिटेन करंट इन्वेस्टर्स। जो करंट इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटेन करना, मतलब जो अभी हैं वो तो छोड़ के जाए ना, और जो नहीं है वो भी आ जाए, ठीक है। तो ये होती है हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेटा, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के भी हमारे पास देयर आर 2-3 फॉर्मूलाज। तो बेसिकली दो ही फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज प्राइस डिविडेंड फॉर्मूला। इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं गॉर्डन फॉर्मूला, गॉर्डन्स मेथड या गॉर्डन फॉर्मूला। अब ये गॉर्डन एक हमारा फाइनेंशियल एनालिस्ट था, साइंटिस्ट था, उसने दिया था, इसलिए उसका नाम रख दिया गॉर्डन फॉर्मूला। एकदम आसान है बेटा, K is equal to D1 upon P0 into 100, बस इतना सा फॉर्मूला। हाँ बेटा इतना फॉर्मूला, एकदम आसान, बहुत आसान। समझा दूं जरा, देखो बेटा इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए जरा, मैं बोलता हूँ एक कंपनी है, जैसा मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था। सो लेट्स से कंपनी ए इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। सो ए कंपनी की बात करता हूं मैं, इसकी करंट शेयर प्राइस है, कितनी है शेयर प्राइस, लेट्स से 50 रुपीज, ठीक है। तो अगर आपने इस कंपनी का शेयर परचेस किया, वन शेयर इफ यू हैव परचेज टुडे, व्हाट इज गोइंग टू बी द कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो क्या होगा, 50 रुपीज होगा कैश आउटफ्लो, ठीक है। एंड ओके, यस गाइस, नेवर माइंड। सो द कैश आउटफ्लो इज 50, और बदले में रिटर्न क्या मिलेगा आपको। सर देखो क्या होगा, कंपनी इज गोइंग टू टेक योर मनी, कंपनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट द मनी इन देयर बिजनेस, कंपनी इज गोइंग टू अर्न सम प्रॉफिट एंड द कंपनी इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रॉफिट टू यू, ठीक है ना। यही तो होगा, इसीलिए तो आप लगा रहे हो। सो कंपनी को आपको मिल जाएगा इनफ्लो के रूप में, व्हाट इज गोइंग टू द कैश इनफ्लो, या जो रिटर्न होगा हमारे इन्वेस्टमेंट पे वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। डिविडेंड डिविडेंड का मिलेगा 1 साल के बाद, तो इसको बोलेंगे D1। अगर 2 साल के बाद तो बोलेंगे D2, 3 साल के बाद बोलेंगे D3। और प्राइस कब की है, प्राइस है आज की, P0 की। P1 मतलब प्राइस आफ्टर 1 ईयर, P2 मतलब प्राइस आफ्टर 2 ईयर। अब ये थोड़ा सा बात है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल रिटर्न का फॉर्मूला लगाए तो फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला वही बनता है बेटा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या बनता है कि भाई आपने टोटल कितने पैसे लगाए, कि भाई कितने का आपका इन्वेस्टमेंट था और क्या आपको रिटर्न मिला। यही तो फॉर्मूला होता है अपने निकालने का हमेशा, कोई भी चीज, ठीक है ना। तो अभी भी नहीं ये लगाया कि भाई आपने 50 रुपी में शेयर परचेज किया और बदले में आपको डिविडेंड मिलेगा आफ्टर 1 ईयर, ठीक है जी। क्लियर है बात एकदम, आप रीड कर पा रहे हैं बच्चा, सुन पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है ना। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही तो पूछ लो, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, शर्माने की बात है ही नहीं। ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया था आप लोगों को, ठीक है ना। तो फॉर्मूला बन जाएगा D1 अपॉन P0, कि भाई आज कितने में शेयर मिल रहा है और आफ्टर 1 ईयर व्हाट इज द रिटर्न, व्हाट इज द डिविडेंड दैट आई एम गोइंग टू अर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। बात समझ आ गई। अब इसमें एक मॉडिफिकेशन और आता है जिसको बोलते हैं ग्रोथ रेट। इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ, सॉरी जिसको बोलते हैं हम ग्रोथ रेट, ठीक है जी। अभी ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ रेट क्या होता है, तो बेटा ग्रोथ का मतलब है कि कंपनी का जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है वो कुछ तो ग्रो करेगी ना भाई। लेट्स अज्यूम द एक्सपेक्टेशन वाज 5 रुपीज इन 20 नहीं, इन 2001 में 5 रुपीज एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ भाई डिविडेंड 5 रुपए मिले तो ठीक है। तो अभी भी वो एक्सपेक्टेशन रखोगे अपनी कि नहीं सर 2021 हो गई, इट्स बिन 10 इयर्स 20 इयर्स, अभी भी 5 रुपीज नहीं। टाइम के साथ एक्सपेक्टेशन थोड़ी थोड़ी ग्रोथ रहती है, हाँ यार थोड़ा ग्रो होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए। तो ग्रोथ रेट दे रखी है तो फॉर्मूला कुछ भी नहीं बेटा, एकदम सेम फॉर्मूला क्या बन जाएगा, KE इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 into 100,
प्लस कर देना इसमें ग्रोथ रेट, बस प्लस कर देंगे ग्रोथ रेट। ठीक है, अब एक छोटा सा इसमें ट्रिक, एक ट्विस्ट और आ सकता है। अगर क्वेश्चन में आपको D0 दे रखा है एंड यू हैव टू गो टू D1, भाई क्वेश्चन में तो D1 लगाना है लेकिन आपको D0 दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, D0 प्लस ग्रोथ कर देंगे तो आपको मिल जाएगा D1। ये भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, थोड़ा बेसिक ही है बट कोई बात नहीं है, मैं बोल देता हूँ ताकि आपकी नजर में आ जाए ध्यान से, ठीक है ना। अब D0 का मतलब क्या बोलेगा, क्वेश्चन में बोलेगा D0 नहीं देगा, बोलेगा करंट डिविडेंड। ठीक है, D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब तो पता ही है आपको, भाई जो भी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। ठीक है ना बच्चों, ये बात समझ आ गई। तो अब ये ही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और जो दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट लॉजिकल फॉर्मूला है, दैट इज CAPM। बस ये दो ही आप ध्यान रखेंगे तो भी अपना काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाकी सारे ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं रिवीजन करवा रहा हूं तो सिर्फ इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं। CAPM मेथड बहुत आसान है बेटा। KE क्या निकाली हमने, रिस्क फ्री प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, ये बताया था मैंने आपको डिटेल में। इसको बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। क्या बोलेंगे इसको, रिस्क प्रीमियम। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये भी बोल सकते सीधे सीधे, रिस्क फ्री है 5%, रिस्क और प्रीमियम है 10%। ठीक है ना। तो मैंने बताया था रिस्क फ्री का मतलब क्या होता है कि आपने अगर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स करे थे, फॉर एग्जांपल बैंक में FD कराई थी, वो सब करवाए थे, तो आपको क्या रिटर्न मिलता था, लेट्स से 5%। या वो तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ही ना। फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग सम रिस्क एंड आई एम इन्वेस्टिंग माय मनी इन सम कंपनी, तो जो फ्री रिटर्न था जो मैंने FD में कर रखा था, उतना तो एक्सपेक्ट करूंगा मिनिमम मिनिमम। ठीक है, उतना एक्सपेक्ट करेंगे। प्लस कर देंगे बीटा। बीटा आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बट प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट दिस मींस। बीटा मतलब होता है मार्केट वॉलिटिलिटी। मतलब क्या, वो वॉलिटिलिटी का कि मतलब अगर मार्केट में 1% का चेंज आएगा तो उसका हमारी कंपनी पे क्या इंपैक्ट रहेगा। मतलब हम मार्केट चेंजेस से कितने वॉलेटाइल है, कितने इफेक्ट है ना। फॉर एग्जांपल इफ आई एक्सप्लेन इट मोर, कि मार्केट चेंजेस का, इफ द मार्केट इज चेंजिंग बाय अ सर्टेन परसेंट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट चेंज ऑन आवर कंपनी। और इफ आई रिफ्रेज इट, आई कैन आल्सो से कि भाई मार्केट के चेंजेस के कंपैरिजन में, ओके, हमारी कंपनी में क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट, नहीं एज कंपेयर टू द मार्केट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, चेंज दोनों होता है, इंक्रीज और डिक्रीज ऑन आवर कंपनी। अगर इसको मैं और थोड़ा सा समझा देता हूँ, जरूर 2 मिनट लेके, कि भाई मान लीजिए करंट मार्केट अर्निंग है 10%। ठीक है, तो हमारी अर्निंग आर अर्निंग कितनी है बेटा, 15%। इसी क्या समझ में आया आपको, कि भाई मार्केट की अर्निंग का 1.5 गुना है हमारी अर्निंग। ठीक है, इफ मार्केट इज अर्निंग 10%, वी आर अर्निंग 15%। अब मुझे बताओ, अगर ये मार्केट की अर्निंग इंक्रीज हो गई, 20 हो गई, तो हमारी कितनी हो जाएगी सर, 20 का 1.5 गुना हो जाएगी हमारी, 30 हो जाएगी आपकी। समझ में आ रही है क्या आपको बात, बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको। सो इसका मतलब इस एग्जांपल में जो हमारा बीटा है दैट इज 1.5, जो बीटा है दैट इज 1.5। अब बीटा क्या, बहुत डिटेल में चले जाते हैं इसमें, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है इसका, है ना, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क और वो सारी बातें, लेकिन BBA लेवल पे हम उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, वो सब आपको MBA में पढ़ाएंगे। ओके, तो ये बात समझ आ गई आपको। सेम अगर डिक्रीज होगा तो भी 1.5% की डिक्रीज होगा। अगर मार्केट डिक्रीज होता है 5%, तो हमारा शेयर डिक्रीज होगा 5% का 1.5%। ठीक है ना बच्चों। Yes, so there's a slight confusion. I have a student with the name of Aksha Dixit. Yeah. Can you please tell us, Aksha, if you are a new student, or if you are a new student, please contact to Nandini and provide your contact information to her so that she can add you in the group and you are updated on the classes and everything. Okay? चलिए, ठीक है। ओके, बात क्लियर हो गई। ओके ठीक है, चलिए बेटा, दैट इज ग्रेट।
मूविंग ऑन, समझ में आ गया आपको, ये बात समझ में आ गया आपको। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है रिस्क फ्री, जो रिस्क फ्री है, जो एफडीज को मिल रहा है वो तो हमको भी मिलना चाहिए यार, प्लस बीटा मार्केट का कितना इफेक्ट है वो हम समझते हैं, माइनस रिस्क प्रीमियम जो मिलता है लोगों को, वो सब चीजें, ठीक है। दो फॉर्मूला हो गया हमारे के। नाउ इफ अ फोर्थ पॉइंट, इफ आई टॉक अबाउट के आर ई रिटेन्ड अर्निंग, के आर ई रिटेन्ड अर्निंग, तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू के ई इफ फ्लोटेशन कॉस्ट इज जीरो, इफ फ्लोटेशन कॉस्ट इज जीरो, इफ फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है क्वेश्चन में, तो के आर ई इज गोइंग टू बी लेस एज कंपेयर टू के ई, ठीक है। अब ये सारी बात हमने आपको बता दी थी डिटेल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज WACC। WACC का मतलब क्या होता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। मतलब जिस सोर्स से जितना पैसे लेके आए हो उतनी उसकी कॉस्ट ले लो, मतलब यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रपोर्शन ऑफ द सोर्स इन टोटल कैपिटल। मैं एक टेबल बनाता हूं छोटी सी बेटा, सबसे पहले लिखेंगे सोर्स, तो सोर्स चार है हमारे पास, के डी, के पी, के ई और के आर ई, ठीक है। दीज आर द 5 सोर्सेस। अब आई एम टेकिंग एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई कैसे होता है वेट, ठीक है। सोर्स अब मैं निकालता हूं इनसे कितना कैपिटल रेज किया है, व्हाट इज अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज्ड फ्रॉम ईच सोर्स, कितना कैपिटल रेज किया है, लेट्स से 2 लाख, ठीक है, 3 लाख और 10 लाख एंड 5 लाख, ठीक है। दिस इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट आई हैव रेज्ड फ्रॉम दीज स्पेसिफिक सोर्सेस। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन सबको ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 20 लाख। फिर हम निकालेंगे प्रपोर्शन, प्रपोर्शन मतलब सॉरी प्रपोर्शन मतलब वेट, प्रपोर्शन है तो वेट है ना, ठीक है। बट बच्चों हम निकालेंगे प्रपोर्शन कि भाई टोटल कैपिटल का डेट से कितना रुपए लेके आए हो आप, ठीक है ना। समझ में आ गया ना आपको, आप प्रपोर्शन कैसे निकाल रहे हैं। मैं इसका फॉर्मूला अगर आपको बता दूं नीचे डिटेल में, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा अमाउंट रेज्ड फ्रॉम दैट सोर्स अपॉन कर देंगे हम टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। तो यहां पे बन जाएगा 2 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, ये बन जाएगा 0.1, ठीक है। ये पॉइंट जैसे 3 लाख डिवाइड बाय 20, ये बन जाएगा 10 लाख डिवाइड बाय 20, और ये बन जाएगा 5 लाख डिवाइड बाय 20, तो ये बन जाएगा 0.5 और ये बन जाएगा 0.25, ये बच जाएगा 0.15, ठीक है ना। ये आ गया हमारा टोटल प्रपोर्शन, समझ गए मेरी बात को ना। फिर हम यहाँ पे करेंगे कॉस्ट। कॉस्ट आपको इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा बाय अप्लाइंग द अबव फॉर्मूलास। तो जैसे इसका कॉस्ट आता है, केडीओ कॉस्ट मान लेते हैं 8% है, ठीक है। केपी है हमारा लेट्स से 10%, के आर ई है 16%, तो नहीं सॉरी, के ई है हमारा 16% और के आर ई मान लेते हैं हम 15%। चलिए ठीक है, ये मैंने ऐसे ही अमाउंट अज्यूम कर लिया। अब मैं इनको ऐड नहीं कर सकता, ये मैंने आपको समझाया था उस दिन भी, भाई अगर डेट को आपने 0.1 मतलब 0.1 रेशियो में लिया है, तो यू हैव टू ऐड द कॉस्ट इन द सेम रेशियो। भाई बात समझ में आती है ना, जिसको ज्यादा रेशियो में लिया है उसकी कॉस्ट को ज्यादा वेट मिलेगा, जिसको कम लिया है उसको कम वेट मिलना चाहिए, ठीक बात है। हाँ जी, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मैं फॉर्मूला बना दूंगा प्रोडक्ट में, इंक चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट 3 इंटू 4, ठीक है। तो मैं कर दूंगा इसको 8 इंटू 0.1, ये हो गया 0.8। आप समझ रहे हैं, मैंने इस कॉस्ट को इसका वेट दे दिया, ठीक है। सेकंड आएगा हमारे पास 10 इंटू 0.15, ये आ जाएगा 1.5, ओके। देन 16 इंटू 0.5 दैट इज 8 and 15 into 0.25 that is 3.75,
ठीक है, इन सबको ऐड कर लेंगे, +8 प्लस 1.5 प्लस 0.8, ये आ गया 14.05। ठीक है बच्चों, 14.05 ये आ गया आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और KO ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये आ गया 14.5%, नहीं 14.05, 14.05, दिस इज योर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ में आ गया आप लोगों को बात? अब कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, सो यू विल इवैल्यूएट दैट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस रेट। आप उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को इस रेट के रिस्पेक्ट में इवैल्यूएट करेंगे। अगर ज्यादा फायदा दे रहा है तो एक्सेप्ट करेंगे, अगर कम फायदा दे रहा है तो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है क्या बच्चों, मुझे बताइए बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? ठीक है, इफ देयर आर एनी प्रॉब्लम्स एनी डाउट्स तो प्लीज मुझे बताइए। वी हैव 10 मिनट। अच्छा ये पूरा चैप्टर, अच्छा एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं बेटा लास्ट, वो भी इतना रेलेवेंट नहीं है बट छोटा सा पॉइंट है। अब ये जो वेट जो अपन ने लिए थे ना, वेट ऊपर जो वेट लिए अपन ने, ये दो तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, एक हो सकता है बुक वैल्यू वेट, एक हो सकता है बुक वैल्यू वेट, और दूसरा हो सकता है मार्केट वैल्यू वेट। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया बेटा कि जो हमने ऊपर लिया था ये थी उनकी फेस वैल्यू। बुक वैल्यू में जो होता है वो हम फेस वैल्यू से कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? फेस वैल्यू से। ठीक है, और मार्केट वैल्यू में उनकी मार्केट वैल्यू हम डाल देते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल समझाता हूं आपको, छोटा सा एग्जांपल। अच्छा कल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जरा एक बार फटाफट से। उसमें था शायद ये पॉइंट मार्केट वाला, तो उसी से देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है ना अपन को। मानस बिस्ट क्या हो गया बेटा? अरे क्लास का लिंक सेम ही रहता है भैया, आप लिंक लेंगे खेलते रहना। ठीक है भाई, गूगल मीट में बच्चों लिंक चेंज नहीं होता, लिंक सेम ही रहता है। ठीक है ना, समझ गए कि मेरी बात को आप लोग? तो वो चेंज नहीं होगा, और जब वो चेंज नहीं होगा तो आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, वो लिंक सेम ही रहेगा हर क्लास का। ओके, चलिए डोंट वरी। Sir, यस, why we are having our classes on Google Meet? because it's more convenient and there is no limitation. Okay, like in Zoom there was the only limit of 40 minutes, so 10 minutes अपने वेस्ट होते थे, आपके भी और हमारे भी। Now in Google Meet we can have class of like 2 hours, so अपना टाइम वेस्ट नहीं होता वो वाला। ठीक है, इसके लिए Yes, वी sir. हैव शिफ्टेड टू गूगल मीट एंड इट्स मोर कनेक्टेड। प्लस अभी हम क्या प्लान कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जरा थोड़ा सा, एक छोटी उसके ऊपर वी आर वर्किंग। इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू? Yes, sir. हाँ, तो कैन यू सी दिस टाइम टेबल? Yes, sir. Yes, sir. कैन यू सी इसमें जैसे there are a few slots that are blue colored. Okay, if I take my mouse over this thing तो it shows the Google Meet link। ठीक है, और जो पुराना वाला था इसमें ऐसा होता नहीं था। तो अब क्या होगा कि आई विल शेयर दिस टाइम टेबल विद ऑल ऑफ यू एंड आई डोंट हैव टू सेंड द लिंक टू यू एवरी डे। ओके, जब आपकी क्लास है आप इस क्लास के ऊपर सिर्फ क्लिक करेंगे एंड यू विल ऑटोमेटिकली गो टू द गूगल मीट ऑफ द क्लास। मतलब आपको स्पेशल कुछ कॉपी पेस्ट नहीं करना, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस लिंक एंड यू विल ऑटोमेटिकली बी रीडायरेक्टेड टू द गूगल मीट का क्लास। ओके, सो इट्स गोइंग टू बी कन्वीनियंट फॉर ऑल ऑफ अस, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग फॉर दिस थिंग। और बताइए, एनी अदर डाउट? No, sir. नो, ओके परफेक्ट। अब जरा इस एग्जांपल से हम फटाफट समझ लेते हैं बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या फर्क है। बेटा एकदम आसान बात है, देखो कुछ भी फर्क नहीं है। बुक वैल्यू में हम लेते हैं फेस वैल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेस वैल्यू? फेस वैल्यू का मतलब हो जाता है हमारे पास कि उनको कितने रुपए में इशू किया था, दैट इज द फेस वैल्यू, द नॉमिनल वैल्यू, द फेस वैल्यू। ओके, सो दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, जितने में इशू किया था उतनी ही वैल्यू दे रहे हैं। लेट मी जस्ट शो यू द क्वेश्चन एज वेल, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। देखिए, द मार्केट प्राइस ऑफ दी सिक्योरिटीज आर गिवन टू यू। डिबेंचर 105 रुपए पर डिबेंचर इशू, उसकी मतलब इशू कितने में किया था? 100 रुपए में। उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, पार वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज। तो जब बुक वैल्यू वेट लेंगे तो 100 रुपए से डिबेंचर को कैलकुलेट करेंगे। देखिए 100 रुपए की है ना, 5000 इंटू 100, तो ये बुक वैल्यू हो गया। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केट वैल्यू तो मैं करूंगा 5000 इंटू 105।
5000 इंटू 105, ये हो गया 525। तो बुक मार्केट वैल्यू में मैं लूंगा 525। समझ में आ गया आपको बात? देखिए लिखा हुआ है 5000 इंटू 105, जो उनकी मार्केट वैल्यू है, वी विल मल्टीप्लाई द सिक्योरिटी विद द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट सिक्योरिटी। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरा आ गया, ये टोटल आ गया। फिर रेशियो सेम निकलेगा। रेशियो कैसे निकलेगा मैं बता दूं आपको। हाँ, रेशियो सेम वैसे निकलेगा जैसे निकला था। अच्छा, अब दिखेगा नहीं आपको कैलकुलेटर में। देखिए कैसे निकलेगा, 525 मतलब 5,25,000 डिवाइड बाय 34,70,000। सेम वही डिवाइड करना है, सेम वही रेशियो आएगा, और सेम वैसे बचा हुआ क्वेश्चन जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है आप लोगों को? एनी प्रॉब्लम्स, एनी डाउट्स तो प्लीज जरा मुझे बताइए। ये मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू समझ में आ गया ना? हेलो बच्चों, Yes, sir. आवाज आ रही Yes, है? अच्छा ठीक है, ठीक है, आवाज आ रही है सब बच्चों को? चलिए एकदम ठीक। सर यस हेलो सर। सर यस, एक बार CAPM वाला मेथड समझ आइए सर। सीएपीएम वाला भी समझा रहे हैं। देखिए जरा, एकदम आसान है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए देखिए बेटा, तो द नेम ऑफ द मेथड इज सीएपीएम। सीएपीएम बोले तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। अब ये थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल और बहुत मतलब बेटर है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट मेथड। क्यों बेटर है? क्योंकि ये प्रैक्टिकली लिंक्ड है बेटा, है ना, प्रैक्टिकल अप्रोच पे चलता है ये। ठीक है, देखिए जरा, फॉर्मूला इज के ई इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। ठीक है, अब मैंने आपको इसको हम डिटेल में समझाया था। अगर आपको चाहिए डिटेल में तो बेटा रिक्वेस्ट है, आप जाके वो वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड किया था उसको देख लेंगे दोबारा से। अब मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि टाइम कम है ना, मेरी भी क्लास है अभी 10 बजे दोबारा से। तो देखिए मैं आप बता रहा हूँ फटाफट। बच्चों देखो, आपका नाम क्या है बेटा, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है? व्हाट इज योर नेम? रिशु सर। जिसने क्वेश्चन पूछा था नाम तो बता दो, कहाँ चले गए? रिशु सर। रिशु बेटा, रिशु, ठीक है बेटा। तो हमारा एक स्टूडेंट है रिशु। ठीक है, अब बात करते हैं रिशु ने क्या कर रखा है अभी। प्रेजेंटली ही इज इन्वेस्टेड इन सम बैंक में, एफडी कर रखी है इन्होंने, एंड एफडी में ही इज गेटिंग अ रेट ऑफ लेट्स से 6% रेट ऑफ रिटर्न ही इज गेटिंग इन एफडी। अब रिशु को मैं मिला एक दिन, मैंने बोला कि बेटा रिशु एक काम करते हैं, देखो मैं अपनी कंपनी शुरू कर रहा हूँ, आई एम स्टार्टिंग माई ओन कंपनी, आप वो एफडी को तोड़वा दो एंड यू इन्वेस्ट दैट मनी इन माई कंपनी, मैं आपको उससे ज्यादा रिटर्न दूंगा। मैंने क्या बोला रिशु को, रिशु ये 6% कमा रहे हो ना आप, मैं आपको उससे ज्यादा रिटर्न दूंगा, यू कम एंड इन्वेस्ट इन माय कंपनी। ठीक है, तो रिशु ने बोला सर ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। तो रिशु ने एफडी तोड़वाई और रिशु ने मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, ही इन्वेस्टेड इन माय कंपनी, नाउ ही इज इन्वेस्टेड इन माय कंपनी। नाउ आई विल आस्क यू कि भाई रिशु कितना एक्सपेक्ट करेंगे मुझसे? मैंने बोला था ना कि मैं आपको ज्यादा दे दूंगा, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ व्हाट विल रिशु एक्सपेक्ट, कि रिशु की एक्सपेक्टेशन क्या होगी मुझसे? हाँ, तो क्या होगी? 6% से ज्यादा सर। है ना, 6% तो मिलना ही चाहिए मेरे को सर। 6% जो मैं कमा रहा था, जो मैं आपके लिए छोड़ के आया हूं, दैट इज द मिनिमम अमाउंट आई शुड गेट। सर उतना तो मेरे को मिलना ही चाहिए। ठीक बात है, ठीक है सर, मिलना चाहिए आपको। इसको हमने बोल दिया रिस्क फ्री, ये तो मैं कह रहा हूं, इसको बोलेंगे रिस्क फ्री। और ज्यादा भी मिलना चाहिए जिससे, हाँ सर ज्यादा मिलना चाहिए। आप ले रहे हो रिस्क, यू आर टेकिंग सम रिस्क, है ना। 6% तो फ्री हो गया, रिस्क फ्री, प्लस जो रिस्क ले रहे हो उसका कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए, आप उसका कुछ प्रीमियम मिलना चाहिए आपको। ठीक है ना बेटा, तो इसको बोल देंगे आर एम माइनस आर एफ। अब मैं आपको बोलता हूं रिशु, जरा मेरी बात सुनिए बेटा। मान लो दो कंपनी है आपके पास, एक कंपनी तो है वीजे, ठीक है, और दूसरी कंपनी है एनजे। ओके, एक कंपनी है वीजे, एक कंपनी एनजे। अब हम दोनों सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टेलीकॉम इंडस्ट्री, तो मैं भी टेलीकॉम में काम कर रहा हूं और ये भी टेलीकॉम में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो रिशु मेरी कंपनी के शेयर होल्डर है, और एक और बच्चा इनके साथ एक स्टूडेंट था विकास, शायद विकास या विपिन, दोनों में से, ये दोनों बच्चे थे। ठीक है, विपिन, विकास एंड विपिन, ये दोनों जो स्टूडेंट हैं, दीज आर इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी एनजे। ओके, और इनको मिल रहा है 15% का रिटर्न। इनको कितना मिल रहा है? 15%। जो ये कंपनी है एनजे, ये इनको दे रही है 15% का रिटर्न। तो मुझे बताइए बेटा रिशु, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे मुझसे? जरा मुझे बताओ, आपने बोला 6% ज्यादा, तो कितना ज्यादा? व्हाट इज द अमाउंट दैट यू विल एक्सपेक्ट फ्रॉम मी?
अरे बोलो सर बोलने 15% सर। भाई, आप भी 15% ही एक्सपेक्ट करोगे ना जब आपके जो दोस्त हैं Yes, जो sir. कि सेम इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टेड है। सेम इंडस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसा नहीं सीमेंट इंडस्ट्री को और टेलीकॉम इंडस्ट्री को कंपेयर कर रहे हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जब दोनों सेम इंडस्ट्री है तो मतलब या तो दोनों में ग्रोथ होगा या दोनों में डाउनफॉल हो रहा होगा, डिक्लाइन हो रहा होगा। तो दोनों सेम इंडस्ट्री में एक्सपेक्टेड है और मेरे को मिल रहा है 15%, तो आप क्या सोचोगे यार मेरे को भी इतना तो मिलना चाहिए, मेरे को भी इतना तो मिलना चाहिए 15%। तो 15% लिख दूंगा मैं यहाँ पे, 15% हो गया मेरा ये माइनस। भाई 15 में से 6% तो आपने पहले ही ऐड कर लिया ना, तो उसको माइनस कर दो 6%। भाई 6 तो आपको पहले ही मिल गए, तो अब आपको 9% ही तो और चाहिए, ठीक है ना, आपको 9% ही तो और चाहिए ना बेटा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। Yes, sir. लेकिन दोनों कंपनी सेम नहीं है। एनजे जो कंपनी है ये कंपनी पिछले 10 साल से काम कर रही है और मैंने न्यू कंपनी शुरू करी है, ठीक है। तो दोनों की जो रिस्क में मोबिलिटी है, जो रिस्क में वॉलेटिलिटी है, जो चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है वो डिफरेंट है। वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अगर एनजे कंपनी 10 साल से काम कर रही है तो इनका जो रिटर्न है, जो इनका इनकम है वो बहुत थोड़ा बैलेंस होगा, बैलेंस, ठीक है, थोड़ा सा कांस्टेंट इनका रिटर्न चलेगा। और जो नई कंपनी है उसमें बैलेंस नहीं होता, कभी प्रॉफिट हो गया कभी लॉस हो गया, तो थोड़ा थोड़ा इसमें रिस्क ज्यादा है। तो इसको हम, ये जो चेंज है, फर्क जो है ना, जो फर्क है इसको हम डिनोट करते हैं बीटा से। अभी बीटा क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको, तो आप इसको लगा देंगे यहाँ पे, बीटा आगे लगा देंगे, ये बन गया आपका फॉर्मूला। ये था बेटा सीएपीएम का एक ब्रीफ में थोड़ा सा रिवीजन। बाकी सारे के सारे वीडियोस YouTube पे अपलोडेड हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके सीएपीएम का वीडियो YouTube पे दोबारा देख लीजिए प्लीज, है ना बच्चों। आज हमारा समझ गया चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में मैं एक नया चैप्टर शुरू करूंगा, कैपिटल स्ट्रक्चर। एकदम आसान है बेटा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसके अंदर, कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत आसान, ठीक है। चलिए अभी मैं लेक्चर को खत्म करता हूँ, मेरी भी क्लास है आपकी भी क्लास है, ओके गाइस। चलिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड टेक केयर। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं आपका एक डाउट सेशन टाइप कुछ ऑर्गेनाइज कर दूंगा, ओके। चलिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।